हमारे प्यारे अन्नदाताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आप सभी तक, किसानों से लेकर पशुपालन, सरकार की नई योजनाओं से लेकर खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारी आपसे साझा करते हैं। इसी कड़ी में हम सबसे पहले एक नज़र डालेंगे कि क्या कुछ नया है हमारे कृषि जगत में। खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बुआई से पहले मिट्टी की जांच है जरूरी, बढ़ेगा उत्पादन। मुर्गी पालक के लिए लेयर फार्मिंग है बेहतर विकल्प। कम समय में पकने वाले केले के उन्नत प्रभेद से करें खेती। राज्य के किसानों को G9 टिश्यू कल्चर केले की खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी मिशन के तहत सरकार द्वारा कुल 50% तक का अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रजाति का केला लैब में तैयार किया जाता है। इसके पौधे छोटे और मजबूत होते हैं, जिस कारण आंधी तूफान में टूटकर नष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा केले की दूसरी प्रजाति जहां 14 से 15 महीने में तैयार होती है, वहीं G9 प्रजाति का केला 9 से 10 महीने में तैयार हो जाता है। किसान भाई अधिकतम 10 एकड़ एवं न्यूनतम आधा एकड़ में इस प्रजाति के केले की खेती कर योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान भाई, फसल कटाई के बाद आपकी खेत खाली पड़ गई होगी। अगली फसल की बुआई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। मिट्टी परीक्षण का उद्देश्य भूमि की उर्वरता मापना है, साथ ही यह भी पता करना है कि उस भूमि में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। किसान भाई स्थानीय प्रयोगशाला में जाकर मिट्टी की जांच करा सकते हैं। बढ़ती सघन खेती एवं उत्पादन में वृद्धि के कारण खेतों की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व की लगातार कमी हो गई है। इतना ही नहीं, उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा भी उनकी पूर्ति नहीं होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। मृदा पोषक तत्वों का भंडार है तथा पौधों को सीधे खड़े रहने के लिए सहारा भी देती है। इसलिए किसान भाई के लिए आवश्यक है कि फसलों की बुवाई से पहले मृदा परीक्षण अवश्य करवा लें। मृदा परीक्षण के जरिए मृदा में मौजूद उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल एवं किस्म के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में उपयोगिता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इतना ही नहीं, मृदा में लवणता, क्षारीयता तथा अम्लीयता की समस्या की पहचान कर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने में योगदान करता है। कम उत्पादन, खर्च और बाजार में बढ़ती अंडों की मांग की वजह से किसान भाई लेयर फार्मिंग की ओर रुख करने लगे हैं। किसान भाई मुर्गी पालन में तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खास बात यह है कि इस पर सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है। आज देश और दुनिया में अंडों का बाजार काफी बड़ा हो गया है। लगातार इसकी बढ़ती मांग को देखकर किसान भाइयों का रुझान मुर्गी पालन की तरफ बढ़ने लगा है, जिसमें लेयर फार्मिंग एक बेहतर विकल्प के रूप में साबित हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों को लेयर फार्मिंग के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। दरअसल हमारे यहाँ लेयर फार्मिंग अंडों के उत्पादन के लिए किया जाता है। लेयर पंछी एक विशेष प्रकार की मुर्गियों की प्रजाति होती है जो 4 से 5 महीने की उम्र होने के बाद ही से ही लगातार अंडे देना शुरू कर देती है। लेयर फार्मिंग में एक विशेष प्रकार की जालीदार रैक बनी होती है जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है। मुर्गियों के लिए ताजा फीड और स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर गर्मियों के मौसम में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सूर्य की किरणें सीधे पानी पर ना पड़े। इसके अलावा मुर्गियों के अंडे के 1 हफ्ता पहले नेट बॉक्स ट्रे बना ले जिसमें अंडा जमा हो और बाद में उन्हें आसानी से निकाल लिया जाए। केला की खेती एक नगदी व्यवसाय है, इसलिए ये फसल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आर्थिक ताकत भी देती है। किसान भाई केले की उन्नत प्रभेद का चयन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। केले की उन्नत किस्मों में मुठिया, अल्पान, मालभोग, नेपाली, चिनिया एवं कंथाली प्रमुख हैं, जिसकी खेती कर किसान लागत का कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं।
कृषि वैज्ञानिकों की ओर से खेती और बागवानी के काम को आसान बनाने के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं और नई नई मशीनों का आविष्कार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो 1 घंटे में 60 किलो मक्का के दाने निकाल सकती है। इस मशीन की सहायता से किसान कम लागत में दाने निकाल सकते हैं। इसका प्रयोग कम जोत वाले किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। खबरें खेती में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान रवि कुमार चौधरी से। रवि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की मिश्रित खेती करते हैं। रवि बताते हैं कि इस मॉडल के जरिए लघु सीमांत एवं मध्यम वर्ग के किसान साल भर खेती करने के साथ साथ अच्छी आय भी ले सकते हैं और आसानी से अपनी आजीविका चला सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल, उजला आलू 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 1400 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे लेकिन वर्षा होने की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान लगभग 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना बनी हुई है। आम के उत्पादकों को पेड़ों के चारों ओर सिंचाई करने की सलाह दी जा रही है। वर्तमान में आम के अधिकांश पेड़ फूल अवस्था होने पर होते हैं। फल मक्खियों के हमले के कारण फूल गिरना रोकने के लिए मालथियान 50 EC 2 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य करें। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे मंडी भाव से लेकर उपकरण, सफलता की नई कहानी और साथ ही साथ मौसम का मिजाज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम लेंगे यहाँ पर एक अल्प विराम, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जूट, जिसे हम पटसन के नाम से भी जानते हैं, जूट की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ना सिर्फ फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली, हमारे वातावरण को भी सुरक्षित रहता है, और इससे बने उत्पाद हम महिलाओं को भी काफ़ी पसंद आते हैं। जैसे जूट का पर्स आज फैशन की मांग है। बाज़ार में इसी मांग को देखते हुए इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे करें ताकि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, तो आइए जानेंगे कैसे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शिव प्रसाद सिन्हा जी से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पे, हमेशा की ही तरह। आज का विषय है बिहार में जूट की वैज्ञानिक खेती, जिस पर चर्चा के लिए जो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिन्हा, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय पूर्णिया के, और उनसे ही हम आज जानकारी लेंगे इस विषय पे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, मिलवाते हैं उनसे। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी सर, अभी जूट की खेती हमारे बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में होती है, तो खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जूट की खेती के लिए, खासकर वैज्ञानिक तरीके से खेती के लिए, कौन कौन सी परिस्थितियों का चयन किया जाना चाहिए, जैसे कि मौसम कैसा होना चाहिए, मृदा कैसी होनी चाहिए, और कौन कौन से प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताएं। जी, जूट की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण जो है, जहाँ पे काफ़ी उमस हो, ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो और वर्षा भी अच्छी हो, है ना, जल की जो है वर्षा की बहुत प्रचुरता हो, वैसे इलाके में जूट की खेती होती है। तो ये इलाका जो कोसी का इलाका है, ये बड़ा ही उपयुक्त है जूट की खेती के लिए। तो कोसी में जूट की खेती होती है। 2 तरह की खेती होती है जूट की, एक ओलिटोरियस और एक जो है कैप्सुलरिस। 2 तरह का प्रजाति है। तो जो ओलिटोरियस है उसके लिए जो वैरायटी है JRO का ग्रुप का है। JRO ग्रुप में आपको जो है JRO 532 है, JRO 66 है, 168 है, S7 है, और फिर जो JRC जो कैप्सुलरिस टाइप की वैरायटी है वो JRC ग्रुप में आती है। तो JRC ग्रुप की जो वैरायटी है उसमें कई प्रजातियां हैं, जिसमें आपको जो है 632 है और कई प्रजाति है, KT 01 है। तो इस तरह से जो है प्रजाति है उसके हिसाब से करते हैं। तो एक जो जूट जो आपकी ओलिटोरियस है, ये जूट को थोड़ा कम पानी चाहिए, यानी ऊंचा स्थान और मध्यम स्थान में हो कैप्सुलरिस के लिए, और जो ओलिटोरियस के लिए। और जो कैप्सुलरिस प्रजाति है, ये कैप्सुलरिस के लिए थोड़ा सा उसको जलियासी पार्ट भी बोलते हैं, थोड़ा जल भी लग जाए खेत में तो कोई बात नहीं है। तो वो जो है उसके लिए हम लोग, और वो जो ओलिटोरियस है वो उसको मुनियासी पार्ट कहते हैं, उसको जल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मात्रा में जल जमाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो कैप्सुलरिस में जल जमाव सहने की भी क्षमता है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और अमूमन जो ओलिटोरियस है हमारा, उसकी खेती हम लोग मार्च के महीने से करते हैं, मई तक उसकी बुआई करते हैं। और अमूमन ओलिटोरियस की जो खेती करते हैं उसमें किसान भाई उसका बीज दर जो है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। और उसमें जो है, और जबकि ये जो हमारा कैप्सुलरिस है ये, और इसमें जो कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 7 सेंटीमीटर। सर, आपने बीज की बात की, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बीजोपचार जो किया जाता है किसी में, तो जूट के लिए बीजोपचार की क्या विधियाँ होनी चाहिए, और बीज कितनी मात्रा में, जैसे प्रति हेक्टेयर की दर से देखें अगर, तो कितने बीज की आवश्यकता? जी, इसमें है क्या कि जूट में हमारा दोनों तरह का चाहिए। जैसे मान लीजिए ओलिटोरियस की कर रहे हैं तो ओलिटोरियस का बीज 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, और जो कैप्सुलरिस प्रजाति है वो कैप्सुलरिस की बीज 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बीज उपचार बड़ा ज़रूरी है।
बीज उपचार करने के लिए किसान भाई क्या करेंगे, सबसे पहले बीज को आप लेंगे और बीज को एक दवा है कार्बेंडाजिम, उससे 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से उस पर भुरक देंगे, भुरक के पानी का छींटा मार देंगे और उससे बुआई से 24 से 36 घंटा पहले उसका बीजोपचार अवश्य कर लेंगे। बीजोपचार कर लेने से उनको क्या होगा कि बीज जनित रोगों का निदान हो जाएगा और अमूमन जब पौधा बिचड़ा अवस्था में होता है तो बहुत सी बीमारियां उसमें लगती है जो कि बीज जनित बीमारियां हैं, तो बीज का उपचार कर लेने से वो बीमारियां दूर हो जाएगी। तो बीज उपचार हम लोग 24 से 36 घंटा पहले बुआई के करेंगे और उसके बाद फिर बुआई के 12 घंटा पहले एक जो है जीवाणु खाद है जिसको हम लोग कहते हैं एजेटोबैक्टर, और एजेटोबैक्टर से भी उपचार कर लेंगे और एजेटोबैक्टर के साथ साथ पीएसबी फॉस्फेट सेलुलोजाइजिंग बैक्टीरिया, तो पीएसबी का भी उसमें डालेंगे। तो दोनों से यदि उपचार कर लेते हैं तो पीएसबी जो हम लोग डालते हैं वो करीब 10 ग्राम पीएसबी 1 किलोग्राम बीज के लिए उस हिसाब से हम लोग डालते हैं और उससे भी दोनों से एक साथ उपचार कर लेते हैं बुआई के 10 से 12 घंटा पहले और इसके बाद तब इसकी बुआई करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा उत्पादन अच्छा रहेगा और वो चूँकि पीएसबी जो है फॉस्फेट सेलुलोजाइजिंग बैक्टीरिया है, तो जो बिचड़ा के आसपास के एरिया में जो भी रहेगा घुलनशील फॉस्फोरस वो घुलनशील बना के पौधे को मिलेगा, तो इससे हमारा फायदा है। एक तो बीज उपचार ये हुआ। दूसरी बात है क्या कि मिट्टी का भी उपचार बहुत ज़रूरी है और अमूमन ये किसान भाई नहीं अपनाते हैं, जिनके चलते क्या होता है कि जूट का पौधा उसमें पौधा का सूखना, पौधा का सड़ना, गलना बचपन में जो बिचड़ा अवस्था में है, इसीलिए किसान भाई अवश्य करें उसका मिट्टी का भी उपचार। तो मिट्टी के उपचार करने के लिए किसान भाई क्या करेंगे? सर अगला सवाल है कि इसमें खाद और उर्वरक जी कैसे और कितनी मात्रा में होनी चाहिए, साथ ही सिंचाई के बारे में भी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि जब भी हम जूट के बीज के बुआई करते हैं, खेतों में नमी भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि भरपूर नमी होगा तभी अंकुरन अच्छा होगा। तो खेतों में भरपूर अंकुरन के लिए भरपूर नमी होनी चाहिए, इसलिए देख लें खेतों में यदि वो नमी की कमी है तो बुआई से पहले थोड़ा सिंचाई दे दें और सिंचाई देने के बाद कुछ दिन के बाद बुआई करें, और यदि खेतों में भरपूर नमी है तब उसको बुआई करें। और बुआई करने के बाद किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जो हमारा बीज उपचार तो कर लेंगे ही, मिट्टी का उपचार कर लेंगे और इसके बाद बुआई जब करेंगे तो 2 तरह का उर्वरक प्रबंधन की बात आती है इसमें। तो एक प्रजाति आपका जो ओलिटोरियस है, ओलिटोरियस के लिए हम लोगों को 40 नाइट्रोजन, 20 फास्फोरस और 20 पोटास की जरूरत पड़ती है, यानी 40-20-20 का रेशियो की जरूरत पड़ती है उर्वरक का, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं कि आधा नाइट्रोजन यानी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल देते हैं। पूरी फास्फोरस की मात्रा, पूरी पोटास की मात्रा हम लोग बुआई के पहले खेत में डाल देते हैं। ये तो हुई हमारा इसका बात कैप्सुलरिस का, ओलिटोरियस का। अब कैप्सुलरिस की जो बात आती है तो कैप्सुलरिस में हम लोग डालते हैं 60 नाइट्रोजन, 30 फॉस्फोर और 30 पोटास डालते हैं। तो इसमें भी ठीक उसी तरह पूरी पोटास की मात्रा और पूरी फास्फोरस की मात्रा हम लोग बुआई से पहले मिट्टी में मिला देते हैं और नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, यानी मोटा मोटी कहें तो 65 किलोग्राम के लगभग यूरिया, इसको हम लोग बुआई से पहले मिट्टी में मिला देते हैं। और जब पौधा हमारा 1 महीना का हो जाए, पटवन की बारी आए, तो 1 महीना से 40 दिन के भीतर, 35 से 40 दिन के भीतर एक बार पटवन करते हैं, उस समय ऊपरी वेशन इसका कर देते हैं। सर खरपतवार की बात की जाए तो खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए, और साथ ही इसमें बहुत सारे कीटों का भी प्रकोप होता है, तो उनका भी नियंत्रण के बारे में बताएं जरा। जी, तो इसमें खरपतवार के लिए सबसे पहले बुआई किए खेत को बुआई करने के 2 दिन के भीतर एक दवा आती है पेंडिमिथिलिन 30 करके आती है, उस पेंडिमिथिलिन दवा का हम जो है घास तुरंत बुआई के 2 दिन के भीतर, उस 2 दिन के बाद उसको हम लोग पेंडिमिथिलिन 3.3 kg यानी 3 लीटर 300 ml 800 लीटर पानी में घोल के और उसका छिड़काव कर देते हैं। इससे हमारा खरपतवार नियंत्रण हो जाता है और उसका जब पौधा बड़ा हो जाता है तो 35 से 40 दिन के आसपास में थिनिंग करके भी पौधे को हम लोग सही कर देते हैं, बछनी जिसको कहते हैं। और इसमें 2 कीड़े का प्रकोप होता है अमूमन। एक तो सेमी लूपर होता है, वो सेमी लूपर का होता है। सेमी लूपर से बचाव हेतु किसान भाई एक दवा आता है एसिफेट पाउडर, तो एसिफेट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी उसमें भुआ पिल्लू का भी प्रकोप देखा गया है, तो भुआ पिल्लू का जब प्रकोप हो
तो एक दवा है डाइक्लोरभॉस करके है, या नुहान करके बाज़ार में आता है। उस दवा का 1.5 ml दवाई प्रति लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर देंगे तो उससे नियंत्रित हो जाएगा। और एक कभी कभी पत्र धब्बा रोग भी उसमें लगता है जूट में, तो उसके लिए हम लोग जी वो बीमारी है, तो बीमारी है उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि एक दवा है मैंकोजेब डाइथेनियम 45, उस दवा का हम लोग किसान भाई को सलाह देते हैं कि उस दवा का 2 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें देंगे तो निश्चित रूप से वो पत्र धब्बा रोग ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, तो देखा है कैसे जूट की खेती फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। मेला अपने आप में एक बृहद नाम होता है, यानी मेला से जुड़ी कई चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, और किसान मेला अपने आप में नई जानकारियाँ, उपकरणों की नई जानकारियाँ, सरकार की नई योजनाओं की जानकारियाँ, किसान पाठशाला इत्यादि को लेकर आता है। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कृषि मेला पिपरा कोठी से खास हमारी टीवी रिपोर्ट। आइए देखते हैं। किसान भाइयों, हम हैं मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में। पिपरा कोठी में आज एक बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण मेला के बारे में आपको बताते हैं, जो आप देख सकते हैं पशु संरक्षण उद्यान प्रदर्शनी एवं आत्मनिर्भर कृषि मेला। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भर कृषि को किस स्तर से जोड़ा गया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, कि आत्मनिर्भर अब लगभग हर क्षेत्र में ये जरूरी हो गया और हमारा कृषि भी इससे अछूता नहीं है। हम पूरी मेला की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें आप देखिए कि किस तरह से मेला में कौन कौन से उत्पाद, क्या क्या तकनीक विकसित किए गए हैं। आपके लिए विशेष जानकारी हम आपको अभी बताते हैं। ये आप देख रहे हैं समेकित कृषि प्रणाली मॉडल। मतलब समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट इसको कहते हैं। तो उसमें आप साग सब्जी, पशुपालन, पक्षी पालन, मत्स्य पालन, मतलब इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी, कृषि से संबंधित सारी जो विधा है, मतलब पशुपालन है, कृषि है, पक्षी पालन है, मतलब सारी चीज़ें एक जगह एकत्रित ढंग से जो किया जाता है उसको समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। और उसका ये मॉडल है। आप मॉडल को देखिए कि कितनी बेहतर तरीके से इसको सुसज्जित किया गया और दिखाने की कोशिश की गई है कि आप इसमें बीच में आप देखिए कि बत्तख पालन है, किनारे पे गाय पालन की जो इकाई है एक किनारे पे, उसके बगल में, उसके दूसरे बगल में बत्तख पालन की इकाई है। मतलब गायों की एक मॉडल दी गई है कि किस तरह से आप गाय पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं। आप मुर्गियां देख सकते हैं जो अपने घरों में है, और साग सब्जी किस तरह से लगाते हैं। मेड़ पे आप केले की खेती कर सकते हैं, साग सब्जी लगा सकते हैं। मतलब एक मॉडल बताया गया है कि आप छोटे ज़मीन में भी किस तरह से बेहतर खेती और बेहतर लाभ ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी का ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। मतलब कृषि उत्पाद जो है हमारे, उसका बेहतर मूल्य कैसे लिया जाए, मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए, इसकी बेहतर एक झलक यहाँ पे दिखाई गई है कि आप जो कृषि उत्पाद आपके हैं, उद्यान उत्पाद हैं, आंवला है, गाजर है, मूली है, उसकी अचार बनाइए, आंवला का कैंडी बनाइए, केला जिस पर सरकार ने भी अभी काफ़ी जोर दे रखा है, तो केला का आप चिप्स कैसे बनाएं। जो और वैसे एक महत्वपूर्ण चीज़ आप इसमें ये जानिए कि जिन कृषि उत्पादों को, जैसे रागी, बाजरा, मतलब इस तरह के जो भी पहले कोदो, चीना, इस तरह के जो मोटे अनाज थे, उनका उत्पाद, उनको किस तरह से विकसित किया जाए और उसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी गई है। और उसका जो उत्पाद है, चिप्स है, नमकीन है, चकली है,
इसका कैंडी है, लड्डू है, बिस्किट है, मतलब बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश भर की गई है। आप देखिए कि मल्टीग्रेन आटा, रागी का मतलब मड़ुआ का जो आटा है, या मल्टीग्रेन आटा जिसमें कई चीज़ें मिला के बनाई जाती है, उसको चने का बेसन है, मतलब आप अपने उत्पाद का, अपने कृषि उत्पाद का बेहतर मूल्य संवर्धन कैसे कर सके, इसकी जानकारी यहाँ दी गई है। हम जानना चाहेंगे इसमें मूल्य संवर्धन पर, यहाँ की वैज्ञानिक है डॉक्टर प्रज्ञा। प्रज्ञा, ये जो मूल्य संवर्धन संबंधित आपके जो काउंटर हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, तो क्या दिखाने की कोशिश है इसमें, मतलब ये आप बिक रहा है या इसके अलावा भी इसके क्या मतलब उपयोग क्या है, क्या दिखाने की कोशिश की गई है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा प्रियदर्शिनी पंडा हूँ और यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में कार्यरत हूँ। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉल लगा है आप देख सकते हैं, फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाई। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस ये है कि यहाँ पे बस हम सेल के लिए नहीं रखे हैं इसको, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी जो जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 का अभी चल रहा है, तो क्या हम मोटे अनाज पे हम लोग ज़्यादा गुरुत्व दे रहे हैं। मोटे अनाज जो कि स्वास्थ्य के लिए, उसको पोषक अनाज और श्री अन्न भी अभी कहा जा रहा है। पोषक अनाज इसलिए बोला जा रहा है जो कि हमारी नॉर्मल गेहूं चावल से जितना न्यूट्रिशनल बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, उतना क्वांटिटी में हम जैसे मतलब आपका जैसे रागी, जैसे मड़ुआ, जिसको हम बोलते हैं गरीब लोगों का दूध, जो गरीब लोगों का दूध इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम का मात्रा भरपूर मात्रा में होता है। तो हमें वापस पुराने ज़माने में जाना है और उसके साथ साथ हम कैसे उसको, सिर्फ हम जो खेती कर रहे हैं उससे तो हमारा किसानों का कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है। हमारा ये मेन मुख्य उद्देश्य ये भी है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारा 70% लोग किसान हमारा मतलब लोग हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो हमारा मेन फोकस ये है कि उनको कैसे आगे लेके जाए, तो उनको कैसे मूल्य वर्धित वो अपने कृषि क्षेत्र का ये उपयोग कर सकते हैं और उससे 2 पैसा कमा सकते हैं और बढ़ सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा जूट की खेती से लेकर किसानी मेला, यानी जहां सभी किसान एकजुट होकर अपने खेती किसानी से जुड़ी मसलाओं को यानी जानकारियों को हासिल करते हैं। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।